Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स, जल्दी बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट। तो भाई यार, सीडीएस जीएस प्रैक्टिस का आज हमारा डे नंबर 5 है। भाई देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि सीडीएस में जीएस की प्रैक्टिस के 10 सेट मैं आपको कराऊंगा। आज मैं डे 5 है, मतलब सेट नंबर 5 आज मैं आपको कराने वाला हूं। हर सेट में मैं आपको 25 क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, एनवायरमेंट, इकोलॉजी सब कुछ शामिल होता है। ये एक मिक्स्ड टेस्ट होता है 25 क्वेश्चन का। और जैसा कि मैं डेली कहता हूं कि 13 से 15 क्वेश्चन अगर सही नहीं किए तो समझ लीजिए कि तैयारी अच्छी नहीं है। अगर 15 क्वेश्चन सही होते हैं 13 से 15 तो समझ लीजिए तैयारी अच्छी और आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो अभी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब देखिए, यहां पर बड़ा शानदार है कि अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को आज ही डाउनलोड करिए। यहां पर आप मात्र 99 रुपए से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर मिलते हैं आपको टॉपर्स द्वारा लिखे हुए शानदार हैंड रिटन नोट्स। यहां पर आपको बेहतरीन जो है टेस्ट सीरीज मिलती है कंप्लीट एनालिसिस के साथ। इसके साथ साथ आप यहां पर पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स को टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। यहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। आप जो है अंग्रेजी का कोर्स डॉक्टर अमित सिसोदिया का कैप्सूल कोर्स में जाकर के खरीद सकते हैं। कैप्सूल कोर्स में आप मेरा पॉलिटी स्पेशल का कोर्स भी खरीद सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट और ऐप पर लाइव है। इसके अलावा हमारा एआई स्टडी प्लानर, जो कि सबसे बड़ा हीरो प्रोडक्ट है, जहां पर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसके साथ साथ आपकी जो है लर्निंग स्टाइल के आधार पर हम एक डेडिकेटेड पर्सनलाइज स्टडी प्लान आपके लिए बनाते हैं। अंडर डेवलपमेंट है, जल्दी ही हम इसे लाइव करेंगे, कमिंग सून आपके लिए है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके बाद अपने मार्क्स जरूर शेयर करना मेरे साथ। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। द 2025 इंटरिम बजट प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ न्यू फोकस फॉर विकसित भारत बाई 2047। 2025 के अंतरिम बजट में विकसित भारत 2047 के लिए निम्न से किस नए क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव किया गया? यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन या वुमेन लेड डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। तो भाई, विकसित भारत, आप जानते हैं कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है, मतलब डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अभी हमारा देश क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है। तो बात यह है कि देश को अगर विकसित होना है तो किस चीज में सबसे आगे हमें होना होगा? यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा कि भैया महिलाओं का लेड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक वुमेन लेड डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा और देश विकसित देश नहीं बनेगा। कहते हैं ना कि बेटा देखो, एक खासियत होती है, घर में जब आदमी पढ़ता है तो आदमी पढ़ता है, और जब दे घर की महिला पढ़ती है तो पूरी पीढ़ी पढ़ती है। याद रखिएगा, ये एक बड़ा बहुत बड़ा फर्क है। मतलब अगर पति पढ़ा है तो सिर्फ पति ही पढ़ेगा, लेकिन अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो पूरी पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी होती है। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी से भारत जो है विकसित देश बनेगा। ठीक है। Who among the following was associated with the founding of the गदर पार्टी? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी की स्थापना से जुड़े थे? लाला लाजपत राय, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? भाई साहब, क्या बात है। आपको मालूम है कि भारत में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो बहुत सारे लोग भैया ऐसे थे जो भारत के बाहर भी फ्रीडम स्ट्रगल को कैरी ऑन कर रहे थे, जैसे कि 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, हाँ जी।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था गदर पार्टी, ठीक है। और गदर पार्टी का काम था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में भारत का योगदान करना, जो भारत में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उनका सपोर्ट करना। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे लाला हरदयाल, सोहम सिंह भकाना जैसे लोग भी इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। हाँ जी, ये सैन फ्रांसिस्को में 1913 में बनाई गई थी, ठीक है। हाँ जी, यूएस एंड कनाडा लेड बाय लाला हरदयाल। तो यूएस और कनाडा में था, बहुत बढ़िया। विच स्टेटमेंट अबाउट द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर ट्रू? 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज, इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसने राज्य वित्त आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ये केवल महानगरों पर लागू होता है। देखो भाई, हमारे देश में 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारतीय संविधान में 11th शेड्यूल को ऐड किया गया। 74th के तहत अर्बन लोकल बॉडीज मतलब म्युनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसिपैलिटीज बिल्कुल सही है। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी सही है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जहां पर टाउन से लेकर के सिटीज से लेकर के बिग सिटीज तक भी शामिल था। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया 1 और 2, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। 74th Amendment Act gave constitutional status to urban local bodies, mandated state finance commission, not restricted to metropolitan areas. तो भैया ये नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ऐसा नहीं है कि आपका ये जो है काम सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही सीमित था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू? निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार की हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इट इज ब्रॉड वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, इट वॉज फाउंड बाय द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ द गंगा बेसिन, इसका निर्माण गंगा बेसिन के निक्षेपों से हुआ था। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें भारत के, हाँ जी, तो ये है हमारे भारत का पेनिनसुलर प्लेटू। हम्म, ये हमारे भारत का क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू है। और पेनिनसुलर प्लेटू जो है बेसिकली भैया वो हमारा इग्नियस रॉक्स, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन से वजह से बना था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेड डिपॉजिट ऑफ गंगा बेसिन, भैया गंगा तो आपकी कहां से, ये वो तो हिमालयन रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है ये नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट हो नहीं सकता। राइट आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। ये भैया पहला दूसरा दोनों सही है। कहते ना भैया कि लगा डालो, कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, इसको लगा डाला तो लाइफ हो जाती है भैया झिंगा लाला, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित युगों से कौन सा सही सुमेलित है, जल्दी बताइएगा। भवाभूति, हर्षवर्धना, कालिदास, विशाखादत्ता। बहुत अच्छा, कौन सा सही है भैया, क्या बात है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का। भैया कालिदास ने बुद्धाचरित्र, बुद्धाचरित्र तो अश्वाघोष ने लिखा था, बिल्कुल गलत है। कालिदास ने तो भैया मेघदूत लिखी थी, कुमार संभव लिखा था, विक्रम उर्वशी लिखी थी, अभिज्ञानम शकुंतलम लिखी थी। हर्षवर्धन रत्नावली, ये भी गलत है भैया यहाँ पर। हाँ जी, हर्षवर्धन नहीं, ये रत्नावली जो है ये लिखा था आपका बाणभट्ट ने। यस, विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता जो है ये आपका मुद्रा राक्षस सही है। हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखा तो था शायद मेरे ख्याल से, हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। हाँ जी, हाँ जी, देखा, हाँ मुझे मालूम था हर्षवर्धन ने, ये भी बेटा सही है। ये एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है।
ये भी सही है और ये भी सही है। दरअसल हर्षवर्धन ने खुद भी 3 प्लेस लिखे थे, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। हाँ, ये 3 ऐसे प्लेस थे जो हर्षवर्धन ने लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। और हर्षवर्धन के दरबार में एक हुआ करते थे जिनका नाम था बानभट्ट, उन्होंने लिखा था आपका हर्षचरित्र, और एक और लिखा था उन्होंने पार्वती परिणयम। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, बी भी सही है, डी भी सही है, ठीक है, सॉरी, हाँ जी। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। विन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में कैल्विन चक्र होता है? थाइलाकॉइड, ल्यूमेन, स्ट्रोमा, ग्रैनम या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन? आपको मालूम होगा कैल्विन साइकिल क्या होती है। कैल्विन साइकिल बेटा वो डार्क जोन होता है जब बिना सनलाइट के भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। हाँ जी, तो विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस? ये बेसिकली स्ट्रोमा में होता है। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बच्चों बी होगा। The Calvin cycle, also known as the dark reaction or light independent reaction of photosynthesis, occurs in the stroma of the chloroplast, where the enzyme utilize ATP and NADPH from the light reaction to fix CO2 into glucose. बिल्कुल सही है। ठीक है। ओशियन डाइपोल निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हिंद महासागर द्विध्रुव की है? इट इफेक्ट्स द मानसून रेनफॉल इन इंडिया, यह भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है। पॉजिटिव आईओडी रिजल्ट्स इन वार्मिंग ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशियन, सकारात्मक आईओडी में पश्चिमी हिंद महासागर में तापमान वृद्धि होती है। निगेटिव आईओडी इंक्रीजेस रेनफॉल इन सेंट्रल एशिया, नकारात्मक आईओडी भारत के मध्य भाग में वर्षा बढ़ाता है। बेटा देखो, आपने सुना होगा एल नीनो, सुना होगा ला नीना, सुना होगा। वैसे एक और कंसेप्ट है जिसे बेटा हम इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। देखिए इंडियन ओशन डाइपोल से क्या होता है कि मानसून इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही है, हाँ जी। पॉजिटिव अगर आईओडी है तो भारी वर्षा होगी, ठीक है, और नेगेटिव है तो खराब होगी। तो पॉजिटिव आईओडी रिजल्ट इन वार्मिंग ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशन। वेस्टर्न इंडियन ओशन जब भैया गर्म होगा तो जाहिर सी बात है बारिश होगी, क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो प्रेसिपिटेशन, बादल वगैरह बनेंगे और बारिश होगी। निगेटिव आईओडी इंक्रीजेस रेनफॉल, बिल्कुल गलत है। निगेटिव से बारिश बढ़ती नहीं है, कम होगी। राइट आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा यहां पर। बहुत अच्छे, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर बताया है कि पॉजिटिव जो होता है आईओडी इनहेंसेस मानसून, नेगेटिव आईओडी कैन सप्रेस सेंट्रल एशिया रिसीव्स लेस रेनफॉल ड्यूरिंग नेगेटिव आईओडी। द टर्म स्टैगफ्लेशन इन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू, अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य है? ओए होए 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 देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, देखो आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। तो डिमांड जब ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए हमेशा हमेशा इन्फ्लेशन को बेहतर माना जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन से मार्केट में डिमांड होती है और डिमांड होगी तो ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स होंगी तो सप्लाई होगी, और सप्लाई होगी तो लोगों को नए जॉब्स की क्रिएशन होगी, ठीक है। जबकि अगर रिसेशन की बात करें, रिसेशन में डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है और एम्प्लॉयमेंट कम होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट यहां पर कम होता है, ठीक है। बेटा जब रिसेशन होता है तो क्या होगा, डिमांड ही नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मार्केट में सप्लाई जब है तो नया प्रोडक्शन होने की चांस नहीं है। नया प्रोडक्शन नहीं होगा तो नई जॉब्स भी नहीं क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। स्टैगफ्लेशन एक बड़ी यूनिक कंडीशन है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जब देश में इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन के साथ साथ देश में रिसेशन भी हो, प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हो। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, एक ही समय पर देश में इन्फ्लेशन भी है
मतलब हमारे देश में इसीलिए कहा जाता है कि हम स्टैगफ्लेशन का शिकार हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा, जिनके पास पैसे होते हैं, हमेशा उनके पास पैसे हैं, चाहे देश में कोई भी हालात क्यों ना हो, तो उनके पास डिमांड ज्यादा रहेगी। 90% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास कभी डिमांड नहीं हो, हमेशा रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारे देश का गहना है। तो आई प्लस आर प्लस यू, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ये बनता है स्टैगफ्लेशन। तो ये देखिए, हाई इन्फ्लेशन विद लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। Who among the following led the Congress delegation to the second round table conference in 1931? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व का मंडल का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई हम सबको मालूम है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये जो दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था, ये दूसरे गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का किसने किया था भाई साहब प्रतिनिधित्व? वहां पर प्रतिनिधित्व किया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। हम्म पहले गांधी जी जो हैं वो फर्स्ट ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए नहीं थे। गांधी जी नाराज थे। गांधी जी का कहना था भैया तुम लोग सही काम नहीं कर रहे हो, डोमिनेट स्टेटस पे बात नहीं हो रही है। लेकिन जब लॉर्ड इरविन तैयार हुए कि हाँ भाई हम बात करेंगे, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद गांधी जी ने फैसला किया कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में। राइट आंसर बी हो जाएगा, डी, महात्मा गांधी। Which of the following hormones is secreted by the anterior lobe of the pituitary gland and plays a role in regulating growth and metabolism? वृद्धि एवं चयापचय को नियंत्रित करने में भूमिका निभाने वाले कौन सा हार्मोन ग्रंथि के अग्रखंड द्वारा स्रावित होता है? कॉर्टिसोल, सोमैटोट्रिन, कैल्सिटोनिन या एल्डोस्टेरोन? जल्दी बताइएगा। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ जी। तो ये जो होता है बेटा, इसे कहते हैं हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन, हाँ जी, सोमैटोट्रोपिन, हाँ जी, सोमैटोट्रोपिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसे रिलीज करता है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। Somatotropin, also known as growth hormone secreted by anterior lobe of the pituitary gland, stimulates body growth, cell reproduction and cell regeneration. It releases regulated by hypothalamus via growth hormone releasing hormone GHRH, GHRH। ठीक है, हाँ जी। आजकल हमारे देश में बहुत सारे लोग आपने देखा होगा भैया ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं, उनको लगता है उससे उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में निकलते हुए विचार करें। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू, बहुत अच्छा। इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट फॉर्म्स द धुआंधार वाटरफॉल्स, आय हाय 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 भाई साहब, धुआंधार वाटरफॉल जिसे बेड़ा घाट कहा जाता है, जबलपुर के पास स्थित है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अमरकंटक से निकलती है, बहुत सही स्टेटमेंट है। लेकिन भैया ये तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरब सागर में गिरती है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। सी जो है 1 एंड 2 आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। 1 एंड 2 जो है यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। तो अरेबियन सी में गिरती है, ना कि ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हाँ जी। द कंपाउंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डेफिशिएंसी इज, थायराइड की कमी के उपचार में प्रयुक्त यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडीन या सल्फर? हाँ जी। भाई देखो ऐसा है कि जब, हाँ जी, थायराइड
हम्म। थायराइड, जल्दी बताओ, थायराइड हो जाता है ना? हाँ जी, थायराइड है, गायटर है, आपने देखा होगा, वो घेंगा वगैरह हो जाता है, गले में निकल आता है। बेटा सही सी बात है, शुद्ध नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक। हाँ जी, टाटा नमक, आयोडीन नमक है हमारा, टाटा नमक। हाँ जी, जिससे आपको गाइटर होता है, घेंगा जिसे कहते हैं। विच न्यू करेंसी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1957? भारत में 1957 में कौन सी नई मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी? गोल्ड स्टैंडर्ड, डेसिमल सिस्टम, डुअल करेंसी सिस्टम या सिल्वर कॉइनेज? जल्दी बताइएगा। न्यू करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1957। तो 1957 में कौन सी नई मुद्रा प्रणाली भारत में शुरू की गई थी? हाँ जी, कौन सी ऐसी नई मुद्रा प्रणाली थी जो भारत में शुरू की गई थी? राइट आंसर है बच्चों आपका डेसिमल सिस्टम। हाँ जी, डेसिमल सिस्टम शुरू किया गया था। हाँ जी, तो डेसिमल सिस्टम जो है वो शुरू किया गया था, राइट आंसर बी होगा। तो इंडिया अडॉप्टेड द डेसिमल सिस्टम इन 1957 डिवाइडिंग द रूपी इनटू 100 पैसा। विच स्टेट लॉन्च द गृह लक्ष्मी गारंटी स्कीम इन 2025 फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू वुमेन हेड्स ऑफ हाउस होल्ड? किस राज्य ने 2025 में महिला मुखियाओं को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के लिए गृह लक्ष्मी गारंटी योजना शुरू की गई? हाँ जी, इसमें महिलाओं को जो है 2,000 रुपया पर महीना दिया जाता है। 2,000 रुपया प्रति महीना महिलाओं को दिया जाता है, गृह लक्ष्मी गारंटी स्कीम। हाँ जी, गृह लक्ष्मी गारंटी स्कीम जो है ये बड़ी फेमस चल रही है आपकी कर्नाटक में। कर्नाटका में ये स्कीम चल रही है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। हम्म। What is the name of the joint military exercise conducted by India and the UK in 2025? भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा 2025 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? मित्र शक्ति, अजय वॉरियर, शक्ति या गरुड़? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी बताओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है इंडिया और यूके के बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूके के बीच, और उसका नाम है अजय वॉरियर। हाँ जी, अजय वॉरियर, ये इंडिया और यूके के बीच होती है। विद रेफरेंस टू द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कंसिडर द फॉलोइंग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1928 एट फिरोशा कोटला दिल्ली विद द एम ऑफ ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन। इसे 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति द्वारा उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से संगठित किया गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड राम प्रसाद बिस्मिल वर अमंग इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। द HSRA was responsible for assassination of Saunders in Lahore in 1928 as retaliation for the death of लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध में 1928 में लाहौर के सॉन्डर्स की हत्या के लिए HSRA जिम्मेदार था। देखो बेटा, होता क्या है कि हमारे देश में 1921 में, 1923 में, हाँ, एक पार्टी बनी, इसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी शुरुआत जो है सत्येंद्र नाथ सन्याल साहब ने किया था। इसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह जैसे लोग शामिल थे। HRA ही वो बॉडी थी जिसने बहुत ही फेमस 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी की थी लखनऊ में। काकोरी ट्रेन रॉबरी इन्होंने की थी लखनऊ में, और लखनऊ में काकोरी ट्रेन रॉबरी के बाद अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए थे और उनको फांसी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि राम प्रसाद बिस्मिल HSRA के मेंबर नहीं थे, क्योंकि इन्हें तो यहीं पर फांसी हो गई थी। ठीक है, तो बाद में
भगत सिंह साहब जब इसमें जुड़े तो भगत सिंह साहब ने इसका नाम HSRA रख दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हाँ जी। और इसकी शुरुआत फिरोज कोटला में हुई थी, बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो है सॉन्डर्स की हत्या की थी, जो लाहौर का एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो भगत सिंह तो थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, बटुकेश्वर दत्त थे, जतिन दास जैसे लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, हाँ जी। तो राइट आंसर 1 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन नॉट बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन सी चीज साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, चेंजेस इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज। अरे भाई साहब क्या बात है। देखो होता क्या है कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स तीन तरीके से आप कर सकते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से, और एक होता है जो स्पेशल मेजोरिटी विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ इंडियन स्टेट्स। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को चेंज कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है बेटा, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बदल रहे हो, तो इसमें तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस राज्यों से भी आपको चाहिए वो। ठीक है, हाँ, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। Which of the following is are part of the basic structure of the Indian Constitution as per the Supreme Court ruling? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म या फ्री एंड फेयर इलेक्शन? तो इनमें से कौन सा जुडिशियल, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ठीक है, पहली चीज तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक चीज नहीं बल्कि डायनेमिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये समय समय पर चेंज होता रहेगा। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, फेयर फेयर इलेक्शन, सब कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। कुछ बड़े फेमस केसेस थे जिसमें केशवानंद भारती एंड इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण केस। ठीक है, हाँ सी, ये सब बेसिक बताए गए। द महाड सत्याग्रह वॉज लेड बाई BR अम्बेडकर टू असर्ट। महाड सत्याग्रह भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हुआ ये था कि कुछ लोगों को, कुछ दलित लोगों को गांव के कुएं से पानी भरने से मना कर दिया गया था। मतलब कि दलित हैं आप छोटी जाति के हैं, तो आप जो हैं गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते। बताइए क्या क्या हालात थी। एक्सेस टू द पब्लिक वाटर टैंक्स। ठीक है, पब्लिक वाटर टैंक से पानी भरने के लिए महड सत्याग्रह किया था BR अम्बेडकर साहब ने 1927 में। ठीक है, हाँ जी। तो पब्लिक टैंक से पानी लेने के लिए, मतलब अब आप बताइए कि अगर आपकी जाति छोटी है तो यू आर नॉट हैविंग द एक्सेस टू क्लीन वाटर एज वेल। तो ये हालात हो रखी थी। Which Indian city hosted the Global Partnership on Artificial Intelligence Summit in December 2024? दिसंबर 2024 में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? क्वेश्चन नंबर 21। बंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई? चिम्बाई। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट दिसंबर 2024 में। तो दिसंबर 2024 में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी शिखर सम्मेलन जो है वो भैया हमारा हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, बहुत बढ़िया। विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द निपुण भारत इनिशिएटिव लॉन्च इन 2024? 2024 में निपुण भारत पहल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इट एम्स टू एंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास 3। यह कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इट टारगेट सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। यह माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को
लक्षित करता है। 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी। तो इट एम्स टू इंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास 3, बिल्कुल सही है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है। इट टारगेट सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, नहीं बेटा, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ क्लास 3 तक के बच्चों के लिए निपुण भारत। हाँ जी, ये सिर्फ तीसरी क्लास तक के बच्चों के लिए है निपुण भारत। हाँ जी। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द धर्म गार्जियन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? भारत ने धर्म गार्जियन 2025 सैन्य अभ्यास में किस देश के साथ भाग लिया? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? धर्म गार्डियन, क्वेश्चन नंबर 23, धर्म गार्डियन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? किसके साथ पार्टिसिपेट किया है धर्म गार्डियन? तो भारत ने धर्म गार्डियन में पार्टिसिपेट किया है जापान के साथ। जापान, बहुत बढ़िया, जापान इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भैया, यह सम्मेलन 2025 में आयोजित होगा। इट विल बी हेल्ड इन 2025। ब्राजील इज द होस्ट कंट्री। ब्राजील इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। द मेन थीम इज बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस, का मुख्य विषय जैव विविधता है। अरे भैया, COP30 हमेशा, COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, ये बात भैया सिर्फ करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। ब्राजील में होगा, 2025 में होगा। 1 and 2 इज द राइट आंसर। ये हो गया भैया हमारा डन, 25 क्वेश्चन डन हो गए। ये बेलेम ब्राजील में होगा, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल ट्रांजिशंस। तो भाई 25 क्वेश्चन हो गए। अब जल्दी जल्दी अपने मार्क्स शेयर कर देना भैया, मार्क्स शेयर करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, हाँ जी, मार्क्स शेयर करो। तो वाई डिजिटल वेंचर्स? डिजिटल वेंचर्स के साथ आज ही जुड़िए, क्योंकि यहां पर कोई भी लाइव क्लास का हैसल नहीं है। फ्रीडम टू स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, एट योर ओन प्रेफरेंस, एट योर ओन चॉइस, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ जी। डिजिटल वेंचर्स में आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको पर्सनलाइज लर्निंग मिलती है, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपकी लर्निंग स्टाइल, आपकी प्रेफरेंस के आधार पर होती है। यहां पर आपको टॉपर्स द्वारा मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको मिलती है मेरे और डॉक्टर अमित सिसोदिया द्वारा 1:1 मेंटरशिप। ठीक है, 1-on-1 मेंटरशिप आपको यहां पर मिलती है मेरे और डॉक्टर अमित सिसोदिया द्वारा। ठीक है, ये हमारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7800099699। इस पर आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। ठीक है, इन सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम एंड्रॉइड पर हैं, जल्दी ही हम iOS स्टोर पर भी आएंगे एप्पल यूजर्स के लिए। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा डे 5 हो गया। अगली क्लास होगी डे 6, जो कि 15 अगस्त के दिन होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।